हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 7 द पी ब्लॉक एलिमेंट्स इसमें ग्रुप 17 एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज़ और ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। हेलोजन डिस्प्ले स्मूथ वेरिएशन इन देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़। जो हेलोजन्स होते हैं यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ये अपनी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में बहुत ज़्यादा वेरिएशन शो करते हैं। फ्लोरीन एंड क्लोरीन आर गैसेज, ब्रोमीन इज ए लिक्विड एंड आयोडीन इज ए सॉलिड। और ग्रुप 17 के एलिमेंट्स में यानी फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, एस्टेटाइन भी होता है लेकिन वो रेडियो एक्टिव एलिमेंट होता है। इनमें से जो फ्लोरीन और क्लोरीन है ये तो गैसेज होती हैं, ब्रोमीन इसमें से लिक्विड होता है, ये इसकी स्टेट है, और आयोडीन सॉलिड फॉर्म में होता है। तो ये इनकी स्टेट आपको याद रखनी है। देयर मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट स्टेडीली इंक्रीज विद एटॉमिक नंबर। और जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता है यानी फ्लोरीन से हम आयोडीन की तरफ जाते हैं तो इनका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज होता है, ये आपको याद रखना है। ऑल हेलोजेंस आर कलर्ड, ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। सभी हेलोजन कलर शो करते हैं। अब ये कलर क्यों शो करते हैं इसका कारण भी दिया गया है। दिस इज ड्यू टू एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन इन विजिबल रीजन विच रिजल्ट इन द एक्साइटेशन ऑफ आउटर इलेक्ट्रॉन टू ए हायर एनर्जी लेवल। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो हेलोजेंस होते हैं वो विजिबल लाइट से, विजिबल रीजन से रेडिएशन को ऑब्जॉर्व करते हैं, जिससे क्या होता है इनका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होता है वो एक्साइट होकर हायर एनर्जी लेवल में चला जाता है और इसी के कारण ये कलर शो करते हैं। ये डिटेल में प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए हम फ्लोरीन की बात ले लेते हैं। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, कॉन्फ़िगरेशन 1s2, 2s2, 2p5। यहाँ पर ये आउटर मोस्ट शेल है। इसमें से जो ये 2s है, 2s ऑर्बिटल है, इसकी तो हमें ज़रूरत नहीं, इसके बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल हमें नहीं बनाएंगे। हमें ज़रूरत है इसकी 2p5 की। 2p ऑर्बिटल की हम एंटी बॉन्डिंग और बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनाएंगे और इसी से मैं आपको प्रोसेस बताऊंगा। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास F2 का मॉलिक्यूल है। F2 में आपको पता है 2 फ्लोरीन है। एक फ्लोरीन की 2p ऑर्बिटल मैं यहाँ पर बना देता हूँ और एक फ्लोरीन की ये 2p ऑर्बिटल मैंने यहाँ पर बनाई। आपको पता है 2p में 2px, 2py, 2pz, इधर भी 2px, ये ऑर्बिटल 2py और ये ऑर्बिटल 2pz, ये बना दी। अब आपको पता है 2p में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन। इधर भी 5 इलेक्ट्रॉन में भर देता हूँ इस तरीके से। अब बनाते हैं मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अनुसार इनकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो यहाँ पर ये मैं इनकी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना देता हूँ। ये बॉन्डिंग ऑर्बिटल होगी सिग्मा 2pz, यहाँ पर ये 2 है। इसी तरीके से यहाँ पर ये मैं इसकी एक और बॉन्डिंग ऑर्बिटल बना देता हूँ। ये वाली होगी पाई 2px और पाई 2py, पाई 2px, पाई 2py, ये बना दिया। अब बना देता हूं मैं इनकी एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। यहां पर ये एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल इनकी बनेगी इस तरीके से। ये होगी हमारे पास सिग्मा स्टार, एंटी बॉन्डिंग को स्टार से डिनोट करते हैं, सिग्मा स्टार 2pz। यहां पर ये होगी पाई स्टार 2px, ये पाई स्टार 2py। अब ये इलेक्ट्रॉन्स मैं इनमें भर देता हूं। मेरे पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं? 5 इलेक्ट्रॉन इधर, 5 इलेक्ट्रॉन इधर, यानी टोटल 10 इलेक्ट्रॉन। 10 इलेक्ट्रॉन मुझे भरने हैं और ऑफ-बाउ रूल के अनुसार मैं सबसे पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ भरूंगा? जिस ऑर्बिटल की एनर्जी सबसे कम होगी। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भरे मैंने 2 इलेक्ट्रॉन। अब यहाँ पर मेरे पास बचे 10 में से 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, मेरे पास बचे 8 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पर मैं ऑफ-बाउ रूल के अनुसार 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, 1 इलेक्ट्रॉन इसमें, फिर ये दूसरा इलेक्ट्रॉन इनकी पेयरिंग कर दूंगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन इसमें। तो मैंने 8 में से 4 इलेक्ट्रॉन और भर दिए, बचे कितने मेरे पास? 4 इलेक्ट्रॉन। 4 इलेक्ट्रॉन भरूंगा मैं एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में। तो सबसे पहले इसमें 1 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन, 3 इलेक्ट्रॉन, 4 इलेक्ट्रॉन, चारों के चारों इलेक्ट्रॉन मेरे खत्म हो गए। तो इस तरीके से बॉन्डिंग ऑर्बिटल में और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में मैंने इलेक्ट्रॉन भर दिए। अब होता क्या है, जो ये आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होते हैं ये वाले पाई स्टार 2px और पाई स्टार 2py वाले, ये क्या करते हैं? ये विजिबल रीजन से रेडिएशन को अब्जॉर्ब करेंगे।
जो लाइट का जो विजिबल रीजन है उनको ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन है विजिबल रीजन से ये रेडिएशन को क्या करते हैं, अब्जॉर्व करते हैं। और जैसे ही ये वाले इलेक्ट्रॉन रेडिएशन को अब्जॉर्व करते हैं तो ये वाले इलेक्ट्रॉन पहुंच जाते हैं इस वाली ऑर्बिटल में, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में। एक बार फिर से बता देता हूं, ये वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन विजिबल रीजन से रेडिएशन को अब्जॉर्व करेंगे। रेडिएशन को इन्होंने अब्जॉर्व किया तो ये वाले आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन कूदकर कहां पहुंच जाते हैं, सिग्मा स्टार ऑर्बिटल में पहुंच जाते हैं, ऊपर पहुंच जाते हैं। एक इलेक्ट्रॉन भी पहुंच सकता है, दो इलेक्ट्रॉन भी पहुंच सकते हैं, यह डिपेंड करता है कितनी रेडिएशन उन्होंने अब्जॉर्व की। अब मान लीजिए चाहे यहां पर एक इलेक्ट्रॉन पहुंचा या दो इलेक्ट्रॉन पहुंचा, यानी ये वाले इलेक्ट्रॉन एनर्जी को अब्जॉर्व करके इस वाली ऑर्बिटल में पहुंच जाएंगे। अब आपको पता है कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी लेवल में एक्साइटेड स्टेट में तो नहीं रह सकता, तो फिर क्या होगा, जो एक्साइटेड जो यहां पर मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहां पर एक्साइटेड होकर ऊपर पहुंच गया। अब जो ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है ये एक्साइटेड स्टेट में तो नहीं रह सकता, तो ये क्या करता है, ये वापस से होकर अपनी जो ग्राउंड स्टेट है उसमें आ जाता है। अब ये एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन जब वापस से ग्राउंड स्टेट में आता है तो ग्राउंड स्टेट में आते समय जितनी एनर्जी इसने अब्जॉर्व की थी उस एनर्जी को ये रेडिएशन की फॉर्म में रिलीज कर देता है। ये जो एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन है जिसने एनर्जी अब्जॉर्व करके ये ऊपर पहुंच गया था, हायर एनर्जी लेवल में पहुंच गया था, ये अब वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा। ग्राउंड स्टेट में आते समय जितनी रेडिएशन के रूप में इसने एनर्जी अब्जॉर्व की थी उतनी एनर्जी ये रेडिएशन के रूप में रिलीज कर देता है। और जो ये एनर्जी रेडिएशन के रूप में रिलीज होती है इसी के कारण ये कलर शो करते हैं। तो ये आपको याद रखना है। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन ने एनर्जी अब्जॉर्व की, एक इलेक्ट्रॉन ऊपर पहुंच गया, ऊपर पहुंचने के बाद वो हायर एनर्जी लेवल में नहीं रहेगा, वो वापस से ग्राउंड स्टेट में आएगा। जैसे ही वो ग्राउंड स्टेट में आएगा जितनी एनर्जी उसने रिलीज की थी उतनी एनर्जी रेडिएशन के रूप में वो रिलीज कर दे, जितनी एनर्जी उसने अब्जॉर्व की थी उतनी एनर्जी वो रेडिएशन के रूप में रिलीज कर देगा। अब जितनी एनर्जी वो रिलीज करेगा उसी के कारण वो कलर शो करेंगे। By absorbing different quanta of radiation they display different color। अब अलग अलग रेडिएशन की वेवलेंथ को अब्जॉर्व करने के बाद वो अलग अलग कलर्स प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि F2 प्रोड्यूस करेगा येलो कलर, ये आपको याद रखना है। क्लोरीन ग्रीनिश येलो का होता है Cl2। जो Br2 होता है ब्रोमीन वो रेड कलर का होता है और I2 होता है वायलेट कलर का। फ्लोरीन एंड क्लोरीन रिएक्ट विद वाटर। अब इन जो फ्लोरीन और क्लोरीन है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, जबकि ब्रोमीन और आयोडीन जो होता है वो स्पेरिंगली सोल्यूबल होता है वाटर में, थोड़ा बहुत सोल्यूबल, स्लाइटली सोल्यूबल होता है वाटर में। फ्लोरीन तो वाटर में सोल्यूबल होगा, ब्रोमीन और क्लोरीन आयोडीन वाटर में स्पेरिंगली सोल्यूबल होंगे, बट आर सोल्यूबल इन वेरियस ऑर्गेनिक सोलवेंट सच एज क्लोरोफॉर्म, कार्बन टेट्राक्लोराइड, कार्बन डाइसल्फाइड एंड हाइड्रोकार्बन टू गिव कलर्ड सॉल्यूशन। जबकि फ्लोरीन और क्लोरीन तो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं, ब्रोमीन और आयोडीन वाटर में स्पेरिंगली सोल्यूबल होते हैं, लेकिन ब्रोमीन और आयोडीन जो ऑर्गेनिक सोलवेंट हैं उनमें अच्छे खासे सोल्यूबल होते हैं। जैसे कि क्लोरोफॉर्म में, कार्बन टेट्राक्लोराइड में, कार्बन डाइसल्फाइड यानी CH2 में और हाइड्रोकार्बन्स में। और इन ऑर्गेनिक सोलवेंट में सोल्यूबल होकर वो क्या देते हैं, कलर्ड सॉल्यूशन देते हैं। One curious anomaly we notice from table 7.8 is the smaller enthalpy of dissociation of F2 compared to that of Cl2, whereas XX bond dissociation enthalpy from chlorine onward show the expected trend। अब जो एक एनोमली हमने टेबल 7.8 में देखी थी, ये हम जो हमने पिछली वीडियो पढ़ी थी उसमें ये हमने एनोमली डिटेल में पढ़ी थी। वो हमने क्या देखा था कि जो F2 की बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है वो क्लोरीन और ब्रोमीन से भी कम होती है। होना चाहिए था क्या, F2 का साइज सबसे कम होता है, साइज अगर कम है तो इनके बीच में बॉन्ड भी कम बनते हैं, स्मॉलर बॉन्ड बनता है। स्मॉलर बॉन्ड बनेगा तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा तो इसकी डिसोसिएशन एंथैल्पी सबसे ज़्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन हमने पिछले वीडियो में भी इसको डिटेल में पढ़ा कि जो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का जो ऑर्डर होता है वो है क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर ब्रोमीन की, फिर फ्लोरीन की, उसके बाद आयोडीन की। अब ये फ्लोरीन की तीसरे नंबर पर क्यों आती है, इसका कारण हमने पढ़ा था कि जो फ्लोरीन के पास यहाँ पर जो फ्लोरीन के पास होते हैं वो 3 लोन पेयर होते हैं और इस फ्लोरीन के पास भी 3 लोन पेयर होंगे। 3 लोन पेयर के कारण क्या होता है, ये जो लोन पेयर है ये आपस में बहुत ज़्यादा रिपल्शन शो करते हैं। इन लोन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है
क्योंकि फ्लोरीन का साइज होता है स्मॉल, स्मॉल साइज होने के कारण ये 3 लोन पेयर आपस में बहुत पास पास होते हैं। आपस में पास पास होने के कारण ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपल्शन करते हैं। अब ये एक दूसरे को बहुत ज़्यादा जब रिपल करेंगे तो इससे जो ये बॉन्ड है ये आसानी से टूट जाता है। बॉन्ड आसानी से टूटेगा तो बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी स्मॉल होगी। तो इसके कारण क्या आ रहा था हमारे पास, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी का ऑर्डर आ रहा था ये वाला। नॉर्मली आना चाहिए था फ्लोरीन, क्योंकि छोटा आइटम है, बॉन्ड भी इसमें स्मॉल होता है, ये सबसे पहले आना चाहिए था क्योंकि छोटे बॉन्ड को तोड़ना ज़्यादा डिफिकल्ट होता है। लेकिन फ्लोरीन में 3 लोन पेयर होने के कारण वो एक दूसरे और पास पास होने के कारण एक दूसरे को बहुत ज़्यादा रिपल करते हैं, क्योंकि फ्लोरीन का साइज होता है स्मॉल और लोन पेयर होते हैं पास पास। इसके कारण वो बॉन्ड को वीक कर देते हैं और बॉन्ड तोड़ना आसान हो जाता है। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। A reason for this anomaly is the relatively large electron-electron repulsion among the lone pairs in F2 molecule, where they are much closer to each other than in case of Cl2। इसका कारण मैंने बता दिया, F2 molecule में लोन पेयर आपस में बहुत ज़्यादा पास होते हैं, इनके बाद इसके कारण इलेक्ट्रॉन रिपल्शन भी लार्ज होता है। जबकि क्लोरीन में ऐसा नहीं होता, क्लोरीन का साइज बड़ा हो जाता है जिससे लोन पेयर आपस में पास पास नहीं होते। अब इसमें ये वाला ऑर्डर दिया गया। अगर हम बात करें फ्लोरीन को छोड़कर, फ्लोरीन की अगर हम बात नहीं कर रहे हैं तो ऑर्डर तब तो ये वाला होगा, सिंपल ऑर्डर। यानी जैसे जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी भी डिक्रीज होती चली जाएगी। अगर हम फ्लोरीन को इंक्लूड करेंगे तो फ्लोरीन किसके बीच में आएगा, ब्रोमीन और आयोडीन के बीच में एग्जिस्ट करेगा। तो ये ऑर्डर आपको याद रखना है। बात करते हैं एग्जाम्पल 7.15 की। Although electron gain enthalpy of fluorine is less negative as compared to chlorine, fluorine is a stronger oxidizing agent than chlorine। Why? आपको पता है इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी फ्लोरीन की क्लोरीन के मुकाबले लेस नेगेटिव होती है। यानी क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो ज़्यादा नेगेटिव होती है। ज़्यादा नेगेटिव इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का मतलब होता है कि ये आसानी से इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा, और जो चीज़ आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन कर लेती है वो आसानी से अपने आप को रिड्यूस कर लेती है और सामने वाली स्पीसीज को आसानी से ऑक्सीडाइज कर लेती है। यानी उसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर ज़्यादा होनी चाहिए। जबकि जो फ्लोरीन होता है उसकी जो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी होती है वो क्लोरीन से लेस नेगेटिव होती है। लेस नेगेटिव होने का मतलब ये इतनी आसानी से क्लोरीन के मुकाबले इतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा, यानी इतनी आसानी से अपने आप को ये रिड्यूस नहीं कर पाएगा, और ये ऑक्सीडाइजिंग जो इसकी पावर है वो भी इससे कम होनी चाहिए। लेकिन ऐसा होता नहीं है। फ्लोरीन की जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है वो क्लोरीन से ज़्यादा होती है। इसका कारण हमें बताना है। इसका कारण यहाँ पर दिया गया है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि फ्लोरीन में जो एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन होती है फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ने की, एक तो वो लो होती है, दूसरा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी फ्लोरीन की ज़्यादा होती है। एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन कहते हैं एंड जो भी कोई भी आयन जो होगा वो वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करके जो नए बॉन्ड बनाएगा उसमें जो एनर्जी रिलीज होगी वो कहलाएगी हाइड्रेशन एंथैल्पी। और जितनी ज़्यादा एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन जितनी ज़्यादा हाई होती है उतने ज़्यादा बॉन्ड वाटर के साथ क्या बनते हैं, स्टेबल बनते हैं। तो आपको पता है फ्लोरीन की जो डिसोसिएशन एंथैल्पी होती है, बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी, वो बहुत ज़्यादा लो होती है। सबसे पहले तो फ्लोरीन और फ्लोरीन के बॉन्ड को तोड़ना आसान हो जाएगा। दूसरा, अब इसमें जो एनायन बनता है वो वाटर के साथ रिएक्ट करके वो क्या करता है, हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाता है और ऑक्सीजन को रिलीज करता है। यानी क्या होगा, फ्लोरीन की जो एंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन हाई होती है इसके कारण ये वाटर के साथ रिएक्ट करके स्टेबल बॉन्ड बनाएगा और ऑक्सीजन रिलीज करेगा। अब जब ये स्टेबल बॉन्ड बनाकर आसानी से ऑक्सीजन रिलीज कर रहा है, और आसानी से ऑक्सीजन रिलीज करने का मतलब क्या है, इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर बहुत ज़्यादा है। यानी ये जो फ्लोरीन है ये आसानी से दूसरी स्पीसीज को ऑक्सीजन प्रोवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये क्या है, ये आसानी से क्या कर रहा है, दूसरी स्पीसीज को ऑक्सीडाइज कर रहा है। जबकि क्लोरीन ब्रोमीन के केस में ऐसा नहीं होता। वो क्या करते हैं, क्लोरीन जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो ये क्या करता है, ये बनाता है HO
Cl और HCl, यहाँ पर ये Cl2। यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर ये ऑक्सीजन रिलीज नहीं कर रहा। फ्लोरीन के अलावा वाटर के साथ रिएक्ट करने पर कोई भी O2 रिलीज नहीं करता। तो फ्लोरीन, अब जब ये O2 फ्लोरीन क्या कर रहा है, आसानी से O2 रिलीज कर रहा है, इसका मतलब इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर इन सब में सबसे ज़्यादा होगी। तो एक तो फ्लोरीन की एंथैल्पी ऑफ डिसोसिएशन सबसे कम, बॉन्ड तोड़ना आसान। दूसरा हाइड्रेशन एंथैल्पी इसकी सबसे ज़्यादा, यानी ये वाटर के साथ रिएक्ट करके O2 भी रिलीज करता है, तो ये सबसे ज़्यादा स्ट्रोंगर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा यहाँ पर। ये ऑक्सीडाइजिंग पावर के ऑर्डर का आपको याद रखना है। फ्लोरीन का जो ऑक्सीडाइजिंग पावर होगी वो सबसे ज़्यादा, उसके बाद क्लोरीन की ऑक्सीडाइजिंग पावर, उसके बाद ब्रोमीन, और उसके बाद आयोडीन I2, यानी फ्लोरीन इसमें सबसे स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ये आपको याद रखनी है। ये डिक्रीजिंग ऑर्डर है ऑक्सीडाइजिंग पावर का।